अखिलेश जी की पत्नी सुनैना एकाएक चक्कर खाकर गिर पड़ी और अखिलेश जी बिल्कुल घबरा गए। उन्होंने तुरंत अपने बेटे रवि को फ़ोन किया और बोला, बेटा मम्मी चक्कर खाकर गिर गई हैं, मैं क्या करूं? रवि ने बोला, पापा आप घबराइए मत, मैं तुरंत एम्बुलेंस भिजवाता हूं। आप टेंशन मत लीजिए, मैं अगली फ़्लाइट से आ रहा हूं। आप मेरा फ़ोन पहले कट कीजिए ताकि मैं ऑनलाइन अच्छा सा हॉस्पिटल सर्च करके एम्बुलेंस घर भिजवा सकूं। फिर मैं आपको फ़ोन करता हूं। आप मम्मी का ख्याल रखिए। 10 मिनट के बाद रवि का फ़ोन आ गया कि एम्बुलेंस बस आ ही रही होगी, आप तैयार रहिए मम्मी को लेकर हॉस्पिटल जाने के लिए। अखिलेश जी ने बोला, कहाँ जाना है? रवि ने बोला, आप बिल्कुल परेशान मत होइए, मैंने सारा इंतजाम कर दिया है और बस मैं कुछ घंटों में वहाँ पहुँच जाऊँगा। अखिलेश जी ने किसी भी पड़ोसी या रिश्तेदार को सुनैना के बीमार होने और चक्कर खाकर गिरने के बारे में नहीं बताया और एम्बुलेंस का इंतजार करने लगे। 10 मिनट के बाद एम्बुलेंस आ चुकी थी। अखिलेश जी को लगा कि वह कैसे सब कुछ अकेले हैंडल करेंगे, लेकिन एम्बुलेंस से वार्ड बॉयज निकले और सुनैना जी को आराम से स्ट्रेचर पर लेकर एम्बुलेंस में ले गए और एम्बुलेंस अस्पताल की तरफ दौड़ पड़ी। मोहल्ले में एम्बुलेंस आया देख मोहल्ले के लोग बाहर निकलने लगे और आसपास रहने वाले अखिलेश जी के रिश्तेदार भी देखने आ गए कि जरूर अखिलेश जी के घर ही कुछ हुआ है। उन्हीं में से एक रिश्तेदार ने अखिलेश जी की बेटी को भी फ़ोन कर दिया कि तुम्हारी मम्मी की तबीयत शायद ख़राब है, पापा उन्हें लेकर अस्पताल गए हैं। बेटी ने तुरंत अपने पापा को फ़ोन लगाया और बोला, पापा क्या हुआ मम्मी को? अखिलेश जी ने बोला, कुछ नहीं हुआ बेटा, अब डॉक्टर ही देखकर बताएंगे, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, मैं तेरी मम्मी को लेकर अस्पताल जा रहा हूँ। बेटी को मम्मी का हालचाल जानने से ज़्यादा भाई को कोसने की फिक्र पड़ी हुई थी और वह बोल पड़ी, हाँ इकलौता बेटा आपका जो लाखों रुपये महीने कमा रहा है लेकिन माँ बाप की सेवा नहीं कर सकता, क्या फ़ायदा ऐसी औलाद का? अखिलेश जी अभी यह सब कुछ सुनने के मूड में बिल्कुल भी नहीं थे और उन्हें बहुत अच्छे से पता था कि कौन उनका अपना है और कौन पराया। इसलिए उन्होंने अपने मोहल्ले में और अपने रिश्तेदारों में किसी को कुछ भी नहीं बोला था और सीधा अपने बेटे को फ़ोन लगाया था और बेटे ने पल भर में सारा इंतजाम भी करवा दिया था और उन्हें बहुत अच्छे से पता था कि जल्द ही उनका बेटा उनके पास आ जाएगा। लेकिन फिर भी बोलने वालों का मुँह तो नहीं पकड़ा जा सकता। अखिलेश जी ने बेटी से बोला, अभी मेरा बात करने का दिल नहीं कर रहा, तुम फ़ोन रखो, कहकर उन्होंने फ़ोन काट दिया। अखिलेश जी बैंक में काम करते थे और 7 साल पहले रिटायर हो चुके हैं। वह एक छोटे शहर में रहते हैं और अपना घर वहीं पर बना रखा है। उनकी एक बेटी है और एक बेटा। बेटी की शादी हुए करीब 5 साल बीत चुके हैं और बेटे की अभी शादी नहीं हुई। बेटे ने आईआईटी से इंजीनियरिंग की है और बेंगलुरु में बहुत बड़ी कंपनी में सॉफ्टवेयर इंजीनियर के पोस्ट पर काम करता है और बहुत ही अच्छा पैकेज है उसका। अखिलेश जी के बेटे रवि का बचपन से ही सपना था कि वह बहुत ही काबिल इंजीनियर बने। वह बहुत ही होशियार था पढ़ने में। अपनी काबिलियत के बल पर उसने अपनी पढ़ाई पूरी की और अच्छी नौकरी पाई। अखिलेश जी और सुनैना जी ने हमेशा अपने बच्चों के सपनों को पूरा करने में उनका पूरा सहयोग दिया। उनका बेटा बहुत ही काबिल निकला। बेटी का पढ़ाई में उतना मन नहीं लगता था। अखिलेश जी और सुनैना जी ने भी अपनी तरफ से कोई कसर नहीं छोड़ी थी अपने बच्चों की पढ़ाई में, लेकिन सबकी अपनी अपनी योग्यता और लगाव होता है। बेटी को पढ़ाई लिखाई से कुछ खास लगाव था ही नहीं, इसलिए अखिलेश जी ने समय रहते बेटी की शादी कर दी थी और वह अपने परिवार में बहुत खुश थी। लेकिन फिर भी अपने मायके में कुछ ज़्यादा ही दखलंदाजी करती थी। हर किसी का यह कहना था कि अखिलेश अपने माँ बाप को छोड़कर इतनी दूर चला गया है, बूढ़े माँ बाप की सेवा कौन करेगा, साथ क्यों नहीं ले गया, और पता नहीं क्या क्या बातें बनाते रहते थे सारे रिश्तेदार और मोहल्ले वाले। खुद अखिलेश जी की बेटी पल्लवी भी यही सारी बातें करती थी, तो बाकियों से तो अखिलेश जी को कोई मतलब ही नहीं था। पर खुद की बेटी पल्लवी जब अपने भाई रवि पर ऐसे लांछन लगाती थी तो अखिलेश जी और सुनैना जी का कलेजा छलनी हो जाता था। पल्लवी ऐसी नहीं थी, पर शादी के बाद उसके पति ने उसे उसके भाई के खिलाफ इतना भर दिया था और प्रॉपर्टी का इतना लालच उसके मन में भर दिया था कि वह सोचती थी अखिलेश जी और सुनैना जी की नज़रों से रवि को इतना गिरा दे कि वह रवि को अपनी सारी जायदाद से बेदखल कर दे और अपनी सारी जायदाद पल्लवी के नाम कर दे, जो कि अखिलेश जी और सुनैना जी किसी भी कीमत पर करने को तैयार नहीं थे, क्योंकि अखिलेश जी के पास कोई पुश्तैनी संपत्ति तो थी नहीं जिस पर पल्लवी का बराबर का हक होता। हाँ, अखिलेश जी की खुद की खड़ी हुई कुछ संपत्ति थी जिनमें 2 घर और कुछ पैसे और जेवर थे, जिसमें से एक घर बेचकर उन्होंने पल्लवी की शादी की थी और पल्लवी की शादी में अच्छे खासे जेवर भी दिए गए थे। बचा हुआ एक घर उन्होंने अपने बेटे के लिए रखा था और जो थोड़े बहुत पैसे बचे थे, क्योंकि उनका मानना था कि पल्लवी को उसका हिस्सा उन्होंने दे दिया है। घर बेचकर पल्लवी की शादी में सारे पैसे खर्च नहीं हुए थे। बचे हुए पैसे उन्होंने पल्लवी के नाम पर फिक्स डिपॉजिट में लगा दिए थे। अच्छी खासी रकम पल्लवी को दी गई थी, लेकिन उसके बाद भी पल्लवी का लालच उसके पति की वजह से बढ़ता जा रहा था। या तो अखिलेश जी और मालती जी की मर्जी थी कि वह क्या करते और क्या नहीं, क्योंकि यह उनकी निजी संपत्ति थी जो अपनी मर्जी से वह जिसे चाहे दे सकते थे,
इसलिए अब उन्होंने दूसरों की बातें सुनना ही बंद कर दी थी, क्योंकि ज़्यादातर मोहल्ले वाले और रिश्तेदारों का यही काम था कि उन्हें उनके बेटे के खिलाफ भड़काते रहो। ऐसे बेटे के खिलाफ जो हर कदम पर माँ बाप के लिए खड़ा रहता है और कोशिश करता है कि उसके माँ बाप उसके साथ चल कर रहें। लेकिन अखिलेश जी और सुनैना जी ही अपने घर में रहना चाहते थे, तो इसमें बेटे का क्या दोष है। कभी कभी तो अखिलेश जी यह भी सोचते कि अभी तक बहू नहीं आई है, नहीं तो यह सारा दोषारोपण बहू के ऊपर ही हो जाता। यही सब सोचते सोचते कब हॉस्पिटल आ गया अखिलेश जी को पता ही नहीं चला और एम्बुलेंस रुक गई। तुरंत ही सुनैना जी को अस्पताल के अंदर ले जाया गया। डॉक्टरों ने तुरंत सुनैना जी का चेकअप किया और अखिलेश जी से बोला, यह माइनर हार्ट अटैक था, आपने वक्त रहते इन्हें अस्पताल पहुंचा दिया, नहीं तो दिक्कत हो जाती। अब चिंता की कोई बात नहीं, यह जल्दी ठीक हो जाएंगी। हम आपको कुछ प्रिकॉशंस और दवाइयाँ बताएंगे जो आपको ध्यान रखना होगा और समय पर दवाइयाँ देनी होंगी और खान पान में परहेज रखना होगा। आप चिंता मत कीजिए, सब कुछ ठीक हो जाएगा। अखिलेश जी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करें कैसे करें। वह तो जल्दीबाजी में कोई पैसा लेकर भी नहीं आए थे और काफ़ी घबरा रहे थे कि अभी एम्बुलेंस वाला पैसा मांगेगा, डॉक्टर पैसे मांगेंगे, तो वह तो अपना पर्स लाना ही भूल गए हैं। लेकिन किसी ने कोई पैसा नहीं मांगा। उन्होंने रवि को फ़ोन लगाया और बोला, तू कब तक आ रहा है। रवि ने बोला, पापा भी फ्लाइट में 1 घंटे का वक्त है और 1 घंटा वहाँ पहुँचने में लगेगा और फिर वहाँ हॉस्पिटल तक आने में करीब करीब 3 घंटे मानकर चलिए। अखिलेश जी ने बोला, बेटा मैं तो हॉस्पिटल आ गया, लेकिन मैं जल्दी में अपना पर्स लेकर भी नहीं आया हूँ, मैं क्या करूँ। रवि ने बोला, आप टेंशन क्यों लेते हैं पापा, मैंने सारा इंतजाम कर दिया है, आपको कोई पैसे नहीं देने हैं। मैंने एडवांस में कुछ पैसे हॉस्पिटल में डिपॉजिट करवा दिए हैं और बाकी मैं आकर क्लियर करवा दूंगा। कोई हॉस्पिटल से आपसे कोई पैसा नहीं मांगेगा, ना ही आपको किसी दवाइयों के लिए दौड़ लगानी है। सारा कुछ हॉस्पिटल की तरफ से इंतजाम किया जाएगा। मैंने ऐसा हॉस्पिटल चुना जिसमें सारी सुविधाएं थी, आप बस मम्मी के साथ रहिए। अखिलेश जी रवि को बहुत आशीर्वाद दे रहे थे। तब तक सुनैना जी भी होश में आ चुकी थी और वह अखिलेश जी का हाथ अपने हाथ में लेकर बोल रही थी, चिंता मत कीजिए, मैं जल्दी ही ठीक हो जाऊंगी। हमारा बेटा रवि तो है ही, वह जल्दी आ जाएगा, आप परेशान मत होइए। और अखिलेश जी बोले, हाँ सुनैना, हमारा बेटा रवि जल्दी आ जाएगा। बहुत नसीबों से ऐसे बेटे मिलते हैं जो माँ बाप के बारे में इतना सोचें और उसके बाद भी दुनिया मेरे बेटे को बदनाम करने पर लगी हुई है। तब तक मोहल्ले के कुछ लोग और रिश्तेदार जिन्होंने एम्बुलेंस पर हॉस्पिटल का नाम पढ़ लिया था, सहानुभूति दिखाने के लिए हॉस्पिटल आना शुरू कर चुके थे। सबसे पहले अखिलेश जी के पड़ोसी आए और बोला, क्या हो गया भाभी जी को। अखिलेश जी ने बोला, बस माइनर हार्ट अटैक है, कुछ दिनों में हॉस्पिटल से छुट्टी मिल जाएगी। हाँ भाई साहब, बुढ़ापे में यह सब तो लगा ही रहता है, ऊपर से आप लोग अकेले रहते हैं, बेटे को आप लोगों की कोई फिक्र ही नहीं। अकेला माँ बाप को छोड़ दिया है और पता नहीं कैसे बेटे हैं आजकल के, पता नहीं क्या क्या बोलने लगे। अखिलेश जी से यह सब कुछ सुना नहीं गया। वह बोले, भाई साहब, डॉक्टर ने मुझे सुनैना के पास रहने के लिए कहा है और रूम में ज़्यादा लोग अलाउड नहीं है, मैं घर आकर आपसे मिलता हूँ। और बहुत ही आराम से अखिलेश जी ने इनडायरेक्टली अपने पड़ोसी को जाने के लिए कह दिया, क्योंकि अभी वह कोई बहस नहीं करना चाहते थे। इसके बाद थोड़ी देर के बाद कोई रिश्तेदार आया, उसने भी यही सारी बातें दोहराई। अखिलेश जी का मन खट्टा हो रहा था और सुनैना जी अखिलेश जी को देखकर समझ रही थी कि फिर से वही सारी बातें हो रही हैं और वह क्या करती। वह तो असहाय सी बेड पर पड़ी हुई थी। अखिलेश जी ने फिर टालमटोल करके उस रिश्तेदार को भी वापस भिजवाया, लेकिन एक एक करके कभी कोई रिश्तेदार आता रहा और सब उनके बेटे के बारे में बुरा भला कहते रहे। कोई कुछ मदद के लायक तो था नहीं, बस बकवास करने के लिए सब हाजिर थे और अखिलेश जी कुछ भी सुनने के मूड में नहीं थे। तब तक रवि भी आ चुका था। रवि को देखते ही अखिलेश जी की जान में जान आई और वह रवि से लिपटकर थोड़ा शांत हुए। रवि बोला, पापा आप चिंता मत कीजिए, मम्मी जल्दी ठीक हो जाएंगी, मैं आ गया हूँ ना, अब आप आराम कीजिए, मैं सब देख लूँगा। रवि के आ जाने से अखिलेश जी ने राहत की सांस ली और उन्हें लगा अब तो सब कुछ ठीक हो जाएगा, मेरा बेटा आ गया है। थोड़ी देर के बाद अखिलेश की बहन भी अस्पताल आ चुकी थी और आते ही रवि को उल्टी सीधी बातें सुनाने लगी कि तुम मम्मी पापा का ख्याल नहीं रखते हो, तुम उनके इकलौते बेटे हो और उनका ख्याल तुम नहीं रखोगे तो कौन रखेगा। लेकिन तुम अपने स्वार्थ में अंधे हो चुके हो, तुम्हें सिर्फ पैसा दिखता है और पता नहीं क्या क्या बोलने लगी। अखिलेश जी ने अपनी बेटी पल्लवी से बोला कि वह चुप रहे, अस्पताल में कोई बखेड़ा ना खड़ा करे। लेकिन पल्लवी कहाँ चुप रहने वाली थी। अखिलेश जी ने बोला, डॉक्टर ने तुम्हारी माँ को शांत रहने के लिए बोला है, अभी तुम कुछ ज़्यादा बोलोगी तो माँ को टेंशन होगी, उनकी तबीयत ज़्यादा खराब हो जाएगी, इसलिए तुम अभी घर जाओ, 2-4 दिन में हमें हॉस्पिटल से छुट्टी मिल जाएगी, फिर घर पर बात करते हैं इस बारे में। पल्लवी ने बोला, अपने बेटे की जितनी कमियां छुपानी है आप छुपा लीजिए, क्योंकि आप माँ बाप है ना, तो अपने बेटे की साइड तो लेंगे ही। ऐसे बेटे को तो अपनी सारी संपत्ति से बेदखल कर देना चाहिए, क्योंकि यह तो सिर्फ माँ बाप की संपत्ति लेगा, सेवा तो कुछ करेगा नहीं। और पता नहीं क्या क्या पल्लवी बोल रही थी। अखिलेश जी ने बोला, तू अभी घर जा, मैं घर आऊँगा तब तुझसे इस बारे में ज़रूर बात करूँगा
और इस बार तो जरूर ही बात करूंगा। एक बार सारी बात क्लियर हो जानी चाहिए। पल्लवी को लगा अखिलेश जी अब उसकी बातों में आ चुके हैं और रवि को अपनी संपत्ति से बेदखल करके सारा कुछ पल्लवी के नाम कर देंगे। खैर, पल्लवी अपने ससुराल लौट गई और रवि बहुत शर्मिंदा था पल्लवी की बातें सुनकर, और उसे लग रहा था कि वह गुनहगार है। अखिलेश जी ने बोला, बेटा तेरी कोई गलती नहीं है। क्या तो अपना भविष्य नहीं देखेगा? क्या तो कमाएगा नहीं? अगर कमाएगा नहीं तो खाएगा क्या? मैंने नौकरी नहीं की क्या? नौकरी तो जहाँ लगती है वहीं जाकर करनी पड़ती है। जरूरी नहीं माँ बाप हर जगह जाने को तैयार हो जाए। तो क्या माँ बाप की सेवा करने के लिए तू भूखा मरेगा? क्या अपने सपने पूरे नहीं करेगा? हर माँ बाप चाहते हैं कि उनका बेटा उनसे ज़्यादा तरक्की करे, और अगर आज तू हमसे ज़्यादा तरक्की कर रहा है तो मैं बहुत खुश हूँ। और अपनी मर्जी से मैं और तेरी माँ यहाँ अकेले रहते हैं। तूने तो हमें कितनी बार कहा अपने साथ चलने के लिए, पर हम उस बड़े शहर में नहीं रह सकते। वहाँ का वातावरण हमें रास नहीं आता। इसमें तेरी कोई गलती नहीं, तो तू शर्मिंदा महसूस मत कर, और इस बार सारी बातें क्लियर होंगी और तू खुशी खुशी अपने शहर जाएगा। और हाँ, इस बार तो तुझे मेरी बात माननी पड़ेगी और शादी भी करनी पड़ेगी। मुझे पता है तू शादी में टाल मटोल क्यों कर रहा है, क्योंकि जो इल्ज़ाम अभी लोग तेरे ऊपर लगाते हैं वह तेरी बीवी के ऊपर लगने लगेंगे, जो कि किसी भी तरह से दोषी नहीं होगी, क्योंकि अभी तो वह आई ही नहीं, तब भी तेरे ऊपर इल्ज़ाम लगते हैं। तो इस बार तुझे शादी भी करनी है। दुनिया को जो बोलना है बोलने दे। जब मैं और तेरी माँ तेरे साथ हैं तो तू दुनिया की फिक्र क्यों करता है? रवि को अपने पिता की बातें सुनकर थोड़ी राहत मिली। खैर, एक सप्ताह के बाद सुनैना जी को अस्पताल से छुट्टी मिल गई। अस्पताल का सारा पेमेंट रवि ने कर दिया था और मम्मी को लेकर घर आ गया। अखिलेश जी ने इस बार रवि को बोल दिया था कि अपने ऑफिस से कम 1 महीने की छुट्टी ले ले, और रवि ने छुट्टी ले ली थी। रोज कोई ना कोई सुनैना जी को देखने घर आ रहा था और अपने अपने अनुसार ताने मार रहा था। अखिलेश जी किसी को कोई जवाब नहीं दे रहे थे, लेकिन उन्होंने इस बारे में सोच रखा था कि सबको इस बार सब माकूल जवाब दिया जाएगा उनकी बातों का। और अस्पताल से घर आने के बाद रवि का जन्मदिन पड़ा। हालांकि सुनैना जी अभी पूरी तरह से ठीक नहीं थी, लेकिन अखिलेश जी ने रवि का जन्मदिन मनाने की सोची। रवि ने बोला, पापा यह आप क्या बात कर रहे हैं? मम्मी बीमार है और आप मेरा जन्मदिन मनाना चाहते हैं? अखिलेश जी ने बोला, कोई बात नहीं, तो बस सारे इंतजाम कर और एक अच्छी सी पार्टी की तैयारी कर। रवि ने बोला, लोग क्या बोलेंगे? अखिलेश जी ने बोला, तू उसकी चिंता मत कर, लोगों को ही तो उनके बोले का जवाब देना है। और हाँ, तेरी वह जो गर्लफ्रेंड है ना? रवि ने बोला, क्या? अखिलेश जी ने बोला, हाँ, तू नहीं बताएगा तो क्या हमें पता नहीं चलेगा? तू पिछली बार जब घर आया था तो मोबाइल पर जिससे बातें करता था ना, एक दिन मैंने और तेरी मम्मी ने तेरी बातें सुन ली थी और समझ में आ गया था कि तू इसी से शादी करना चाहता है। पर तूने हमें कुछ बताया नहीं, तो हमने भी पूछा नहीं। तो उसे भी अपने बर्थडे पर बुला लेना और साथ में उसकी फैमिली को भी, मिलकर शादी की बात भी कर लेंगे। रवि थोड़ा शर्मा गया और बोला, पापा अभी शादी नहीं करनी, अभी तो मम्मी की तबीयत भी ठीक नहीं। अखिलेश जी ने बोला, कौन सी आज ही शादी हो रही है, और अब तो हमारी उम्र हो गई है, हमारी तबीयत तो ऐसी ही रहेगी, तो क्या तू शादी नहीं करेगा? मैं जैसा बोल रहा हूँ वैसा कर। सुनैना जी ने भी बोला, हाँ बेटा, अब तो शादी कर ही ले, पता नहीं हम कब तक इस दुनिया में हैं, कम से कम जाने से पहले अपनी बहू और पोते पोतियों का मुंह तो देख ले। रवि ने बोला, ठीक है मम्मी, जब आप लोग इतना बोल ही रहे हैं तो मैं सौम्या और उसकी फैमिली को भी बुला लेता हूँ। वैसे भी सौम्या तो मुझसे शादी के लिए बोल ही रही थी और मैंने ही कुछ वक्त मांगा था। खैर, 2-3 दिन बाद रवि की बर्थडे पार्टी थी, जिसमें अखिलेश जी ने सारे मोहल्ले वाले रिश्तेदारों और अपनी बेटी दामाद सबको बुलाया था। सब हैरान थे कि सुनैना जी इतनी बीमार है और यहाँ अखिलेश जी को अपने बेटे का बर्थडे मनाना है। इस बार भी सारा दोषारोपण रवि के ऊपर हो रहा था। सब लोग नियत समय पर पार्टी में आ चुके थे और आपस में खुसर फुसर चल रही थी कि देखो, माँ बीमार है और बेटे को बर्थडे पार्टी करनी है। कैसा बेटा है, थोड़ी भी फिक्र नहीं कि माँ बीमार है, अपनी पार्टी जरूरी समझ रहा है। और पता नहीं क्या क्या बातें बना रहे थे, जो कि रवि को भी सुनाई पड़ रही थी, लेकिन वह कुछ बोल नहीं रहा था, क्योंकि अखिलेश जी ने बोला था कि तू चिंता मत कर, आज सबको उनके बोले का जवाब मैं दूंगा। रवि की बहन पल्लवी और जीजा भी आ चुके थे। रवि की बहन पल्लवी भी रवि को ताने मार रही थी कि मम्मी की इतनी तबीयत खराब है और तुझे बर्थडे मनाना है, तू तो है ही निर्लज, कभी माँ बाप की कोई फिक्र की? माँ बाप को छोड़कर खुद इतनी दूर बेंगलोर जाकर बस गया, लेकिन माँ बाप तो तेरे प्यार में अंधे हैं, उन्हें तेरे अलावा कोई दिखता ही नहीं। रवि का जन्मदिन था, लेकिन बहन उसे ताने सुना रही थी। खैर, थोड़ी देर के बाद अखिलेश जी ने बोलना शुरू किया और बोला, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद कि मेरे कहने पर आप सब मेरे बेटे रवि के जन्मदिन पर आए, उसे आशीर्वाद देने और उसके आगे के सफल जीवन की कामना करने के लिए। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आज आप लोगों से कुछ कहना चाहता हूँ, जो कि अब बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अब बस बहुत हो चुका। मैं बिना वजह अपने बेटे को समाज, दुनिया और रिश्तेदारों के ताने नहीं सुनने दे सकता, तो आज जवाब देना तो बनता है।
और इसी का जवाब देने के लिए मैंने यह पार्टी रखी है। प्लीज़ आप लोग मेरी बातों का बुरा मत मानिएगा और मेरी बातों को समझने की कोशिश कीजिएगा। हाँ, तो मैं शुरू करता हूँ आप लोगों के पहले सवाल का जवाब कि मेरा बेटा हमें छोड़कर बेंगलुरु में ऐश करता है। क्यों? वह बेंगलुरु में ऐश क्यों करता है? क्या उसे अपना जीवन नहीं चलाना? उसे नौकरी की ज़रूरत नहीं? उसकी नौकरी बेंगलुरु में है, तो क्या वह यहाँ से नौकरी करेगा? उसने अपनी ज़िंदगी में कड़ी मेहनत करके यह नौकरी पाई है। क्या वह अपने सपनों को पूरा ना करे माँ बाप की सेवा करने के लिए? वह जीवन भर अपने माँ बाप के साथ रहे तो फिर उसकी रोजी रोटी कैसे चलेगी? उसका परिवार कैसे चलेगा? हाँ शर्मा जी, आपसे बात कर रहा हूँ। आप कहते हैं ना कि आपका बेटा तो आपको छोड़कर अलग रहता है, अलग दुनिया बसा ली उसने, और देखेगा कुछ जरूरत पड़ने पर वह नहीं आएगा। तो देख लीजिए शर्मा जी, जरूरत पड़ने पर सबसे पहले मेरा बेटा ही आता है और कोई नहीं। सुनैना जी बेहोश होकर गिर गई। मैंने किसी को कोई फोन नहीं किया क्योंकि मुझे पता था सहानुभूति तो सब दिखाएंगे लेकिन कोई आकर मेरी मदद नहीं करने वाला। इसलिए मैंने सीधा रवि को फोन किया और उसने बेंगलुरु से ही सारा कुछ इंतजाम कर दिया और 5 मिनट में मेरे घर एम्बुलेंस आ गई। अगर मैं किसी पड़ोसी या रिश्तेदार के पास जाता ना तो 10 ताने सुनाता और करते कुछ भी नहीं, और देर इतनी ज्यादा हो जाती कि पता नहीं सुनैना जी बचती भी या नहीं। तो किया तो मेरे बेटे ने ही ना। और हाँ विवेक, तुम तो मेरे चचेरे भाई हो ना, हमेशा बोलते रहते हो कि रवि को हमारी कोई फिक्र नहीं, जाकर बेंगलुरु में बस गया है, कभी हमारे बारे में नहीं सोचता। अगर सोचता तो हमारे साथ रहता। क्यों? तुम्हारा बेटा तो तुम्हारे साथ ही है ना। फिर भी मैंने सुना है कि तुम्हारे बेटे बहू नीचे वाले फ्लोर पर और तुम लोग ऊपर वाले फ्लोर पर रहते हो, एक ही घर में अलग अलग। यह कौन सा अपनापन है? तुम्हारे बेटे की तो नौकरी इसी शहर में है, फिर भी अलग रहते हो। मेरा बेटा तो इतनी दूर से भी मेरे एक फ़ोन पर मेरे लिए दौड़ा चला आया। और वर्मा जी, आपने क्या कहा था कि देखो बेटे को इतना पढ़ा लिखा दिया कि बेटा इतना काबिल बन गया कि माँ बाप को भूलकर इतनी दूर जाकर बस गया है और कल को विदेश जाकर बस जाएगा और माँ बाप को कौन पूछने वाला रहेगा। तो एक बात बताइए वर्मा जी, अगर आपके बेटे की इतने बड़े कंपनी में नौकरी लगती तो क्या आप उसे मना कर देते कि नहीं बेटा तू हमारे पास रह, नौकरी मत ज्वाइन कर? बिल्कुल नहीं, बल्कि आप खुश होते कि मेरा बेटा इतनी बड़ी कंपनी में इतने ऊंचे ओहदे पर जा रहा है। लेकिन अफसोस आपका बेटा इस लायक ही नहीं था क्योंकि आपके बेटे ने कभी पढ़ाई लिखाई पर ध्यान ही नहीं दिया और उसकी कभी कोई नौकरी लगी ही नहीं। क्या काम का धंधा करता है वह आप भी जानते हैं और मैं भी। तो दूसरे के बेटों के लिए बातें तो आप बनाएंगे ही क्योंकि आपके बेटे में वह काबिलियत तो थी ही नहीं। और हाँ, जो लोग यह बातें बोलते हैं कि कल को मेरा बेटा विदेश जाकर बस जाएगा, तो क्यों नहीं जाएगा? हर कोई अपनी ज़िंदगी में तरक्की करना चाहता है और हर माँ बाप चाहते हैं कि उनका बेटा आगे बढ़े, और हम भी यही चाहते हैं। हम उसके पैरों की जंजीर कभी नहीं बनना चाहते। आप लोगों को शायद पता नहीं, मेरे बेटे को तो शुरू से ही अमेरिका से ऑफर आ रहे हैं, लेकिन उसे पता है कि जब हम बेंगलुरु में उसके साथ नहीं चल रहे तो अमेरिका क्या चलेंगे। और बेंगलुरु से तो वह तुरंत हमारे पास आ भी जाता है, पर अमेरिका से आना संभव नहीं हो पाएगा। इसलिए वह अपने सपनों का त्याग कर रहा है सिर्फ हमारे लिए। तब तक अखिलेश जी की बेटी पल्लवी ने बोला, पापा यह सब बड़ी बड़ी बातें बस बोलने के लिए होती है। अगर कल आपको कुछ हो गया ना तो आपका यह बेटा बेंगलुरु से कुछ नहीं कर पाएगा। अखिलेश जी ने बोला, हाँ बेटा, मेरा बेटा तो कुछ नहीं कर पाएगा। तो बेटी ने कौन सा कर दिया? बेटी तो यहीं 50 किलोमीटर दूर रहती है। माँ के बीमार होने पर कौन सा तुरंत आ गई? बेटी से पहले तो मेरा बेटा ही आ गया। ठीक है, रवि तो दूर था, लेकिन जन्म तो हमने तुझे भी दिया है। तू भी तो आ सकती थी ना, घर में गाड़ी भी है। फिर भी तू रवि के आने के बाद आई, तो तूने कौन सी अपनी जिम्मेदारी निभा ली? बल्कि रवि ने तो एक फोन से ही सारा इंतजाम कर दिया, मुझे तो कुछ सोचना भी नहीं पड़ा। पल्लवी ने बोला, आप अपने बेटे को सही साबित करने के लिए यह सब कुछ बोल सकते हैं क्योंकि आप उसके मुंह में पागल हैं। अखिलेश ने बोला, बेटा मैंने यह बाल धूप में सफेद नहीं किए हैं, मुझे पता है कौन कैसा है, और रवि हीरा है, हीरा। ऐसा बेटा बहुत नसीबों से मिलता है और हर किसी के नसीब में नहीं होता। अच्छा, इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रही है तू। हॉस्पिटल तो रोज आती थी और तुझे पता था अगले दिन से तेरी माँ को पतली खिचड़ी देने के लिए डॉक्टर ने बोला था, तो क्या एक दिन भी आते वक्त घर से खिचड़ी बनाकर लाई थी? नहीं ना, इतना भी तो तेरे से नहीं हुआ, बल्कि हॉस्पिटल के कैंटीन से माँ के लिए खिचड़ी आ रही थी। माँ ठीक होकर घर भी आ चुकी है, इतना हक जताती है मम्मी पापा पर। क्या एक बार भी यह नहीं सोचा घर पर पापा और भाई अकेले हैं, चलो कुछ दिन माँ के साथ रहकर माँ की सेवा कर लूँ। हक तो बहुत जताती है और सेवा करने के लिए भाई पर हुक्म चलाती है, वह तो अपनी जी जान से सेवा करता है। तभी बगल वाले पड़ोसी ने बोला, अरे अखिलेश जी, यह सब बड़ी बड़ी बातें मत बताइए। कल को अगर आपको यहाँ कुछ हो गया ना तो आपके बेटे को पता भी नहीं चलेगा, तब यह पड़ोसी और रिश्तेदार ही काम आएंगे। अखिलेश जी ने बोला, जी नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। मेरा बेटा बहुत ही समझदार है और अभी इतना बड़ा हादसा हो तो गया मेरे घर, कौन सा पड़ोसी या रिश्तेदार मेरी मदद के लिए आया? नहीं आया, ना मैंने बुलाया।
क्योंकि मुझे पता था सब मिलकर मेरे बेटे को ही कोसेंगे। मेरे बेटे ने ही सारा इंतजाम किया और 3 घंटे में वह यहाँ आ भी गया। आपको क्या लगता है मेरे बेटे को हमारी फिक्र नहीं? उसे हमारी पूरी फिक्र है और वह हमें अपने साथ ले भी जाना चाहता है, पर हम ही उसके साथ नहीं जाना चाहते क्योंकि हमें वहाँ अच्छा नहीं लगता। हम उस शहर में एडजस्ट नहीं कर पाएंगे। हमें अपना यह छोटा शहर ही पसंद है। लेकिन रवि हमारा पूरा ख्याल रखता है। वह हमारे खाने पीने का भी पूरा ध्यान रखता है। एक फुल टाइम मेड हमारे घर में रख रखी है, वह भी ऑनलाइन, जिसके रिकॉर्ड उसकी कंपनी में है, ताकि हमारे साथ कुछ गलत ना कर सके। घर के सारे काम और खाना बनाने का काम वही करती है। घर में चारों ओर सीसीटीवी कैमरा लगे हुए हैं, जिसके फुटेज वह बीच बीच में देखता रहता है, ताकि हमारे साथ कभी कुछ गलत ना हो। और हाँ, आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं, जो लोग यह सोचते हैं ना मैं या सुनैना जी किसी दिन यहाँ मरे पड़े मिलेंगे और किसी को कुछ पता भी नहीं चलेगा और यही पड़ोसी और रिश्तेदार काम आएंगे ना, ऐसा कभी भी नहीं होने वाला। अगर ऐसा कभी हो भी जाता है ना, तो मैं खुद बोलता हूँ आप लोगों को कोई मदद करने की जरूरत नहीं। मेरा बेटा भले 10 दिन के बाद आए, जो करना होगा वह कर लेगा, लेकिन मैं पूरी गारंटी के साथ बोलता हूँ ऐसा कभी भी नहीं होगा। क्योंकि ऐसा तो संभव ही नहीं कि हम दोनों मियाँ बीवी एक दिन एक ही साथ इस दुनिया को छोड़ दें। एक जाएगा तो दूसरा तो रहेगा ही, जो अपने बेटे को खबर कर देगा। और दूसरी बात, हमारे बेटे ने हम दोनों के लिए एक टाइम फिक्स कर रखा है वीडियो कॉल का, और हम दोनों को उस टाइम पर वह वीडियो कॉल जरूर करता है, यह देखने के लिए कि हम ठीक हैं या नहीं। और जब से वह बेंगलुरु गया तब से यह बदस्तूर जारी है और रवि रोज वीडियो कॉल पर हमारा हालचाल लेता ही है। अगर किसी दिन हमें कुछ हो जाएगा और हमने कॉल नहीं उठाया तो सबसे पहले हमारे बेटे रवि को ही पता चलेगा, क्योंकि हम कॉल नहीं उठाएंगे उसका। तो इसकी फिक्र भी आप लोगों को करने की जरूरत नहीं। आज सब लोग अखिलेश जी की बातें सुन रहे थे और किसी के पास उनकी बातों का कोई जवाब नहीं था। अखिलेश जी ने बोलना जारी रखा और बोला, हक तो सब जताते हैं, लेकिन जिम्मेदारियां कौन निभाता है? इतने लोगों ने मुझे मेरे बेटे की जिम्मेदारियां बता दी और मेरे बेटे के खिलाफ मुझे भड़काने की कोशिश की, लेकिन किया किसने? मेरे बेटे ने। क्या किसी ने भी मेरी कोई मदद की सुनैना जी को अस्पताल ले जाने में? नहीं ना। जब खुद की बेटी ने नहीं पूछा तो मैं दूसरों से क्या उम्मीद करूं? और वह बेटी आकर अपने भाई को ताने मारती है, जो भाई इतनी दूर बेंगलुरु में बैठा है और खुद यहाँ बगल में रहकर भी हॉस्पिटल नहीं आ पाई, और माँ के घर आने के बाद भी एक दिन भी माँ से मिलने घर नहीं आ पाई, और आज आई भी है तो पार्टी के नाम पर, ताकि भाई को एक बार फिर बर्थडे पार्टी के नाम पर ताना मार सके। पल्लवी ने अभी भी बोलना जारी रखा, पापा, रवि ने आपको पहले ही मेरे खिलाफ इतना भड़का दिया है ताकि वह सारी संपत्ति पर अकेले कब्जा कर सके। अखिलेश जी ने बोला, कौन सी संपत्ति पल्लवी? मेरे पास क्या संपत्ति बची है? और जो बची भी है वह रवि की ही है। तुम्हारे हिस्से की संपत्ति मैं तुम्हें पहले ही दे चुका हूँ, तो अब इस संपत्ति पर तुम बिल्कुल भी नजर नहीं डालोगी। पल्लवी ने बोला, ऐसा कैसे बोल सकते हैं पापा? आपकी संपत्ति पर आधा हक बनता है मेरा। अखिलेश जी ने बोला, अब आई ना मुद्दे की बात पर, और इसी वजह से अपने भाई को मेरी नजरों में हमेशा गिराने की कोशिश करती हो। कान खोलकर सुन लो पल्लवी, मैं तुम्हें अब एक फूटी कौड़ी भी नहीं देने वाला। मेरी जितनी संपत्ति थी उसमें से आधी संपत्ति मैंने तुम्हारी शादी में लगा दिए और एक घर भी बेच दिया, और शादी के बाद बचे हुए सारे पैसे तुम्हारे नाम पर फिक्स डिपॉजिट पर लगा दिए। अब जो कुछ भी बचा है वह रवि के हिस्से का है और मैं उसका हक छीन कर तुम्हें नहीं देने वाला। पल्लवी ने बोला, ऐसा कुछ नहीं होगा, मैं कोर्ट जाऊंगी। अखिलेश जी ने बोला, जो करना है कर लो पल्लवी, यह मेरी निजी संपत्ति है, कोई पुश्तैनी संपत्ति नहीं जिसके लिए तुम कोर्ट जाओगी, और मेरी निजी संपत्ति है, मैं जिसे चाहूँ दूँ। पल्लवी ने बोला, मैं जिंदगी भर झांकने नहीं आऊंगी, देखूंगी आपका बेटा आपकी कितनी खातिरदारी करेगा। अखिलेश जी और सुनैना जी ने बोला, तुम वैसे भी क्या करती हो सिवाय बातें बनाने के? खैर, वह तुम्हारी मर्जी है, हम तुम्हारे पर कोई जोर जबरदस्ती नहीं कर सकते। यदि हमें कुछ हो जाता है तो किसी को कुछ करने की जरूरत नहीं, हमें पड़ा रहने दीजिए। हमारा बेटा जब आएगा कर लेगा, हमारी चिंता करनी आप लोग बंद कर दीजिए। लेकिन प्लीज हमें हमारे बेटे के खिलाफ भड़काना बंद कीजिए। हमें गर्व है अपने बेटे पर, और हम गर्व से कहते हैं कि हम बहुत नसीब वाले हैं कि हमें रवि जैसा बेटा मिला। और जो लोग रवि की बुराइयां करते हैं ना, उनके लिए मैं एक बात कहना चाहता हूँ, वह लोग जलते हैं हमसे, क्योंकि हमारे पास रवि जैसी लायक औलाद है जो कि उनके पास नहीं है। बस अब मुझे और कुछ नहीं बोलना सिवाय एक बात के, आज के बाद मेरे रवि के बारे में एक उल्टी बात मैं नहीं सुनूंगा। खैर, जो बोलना था बोल दिया। अगर किसी को मेरी बातों का बुरा लगा हो तो मैं क्षमा चाहता हूँ। आप लोग पार्टी एंजॉय कीजिए, आगे इस बारे में कोई बात नहीं होगी। हाँ, एक बात और मुझे कहनी थी, आज रवि की सगाई है उसकी फ्रेंड सौम्या के साथ। सौम्या और उसके मम्मी पापा भी इस पार्टी में आए हैं। आज हम रवि और सौम्या की सगाई कर रहे हैं। दोनों एक साथ बेंगलुरु में काम करते हैं और 2 महीने बाद उनकी शादी है। आप सब शादी में आकर इन्हें आशीर्वाद जरूर दीजिएगा, कहकर अखिलेश जी ने सौम्या को आगे बुलाया और रवि और सौम्या ने एक दूसरे को अंगूठी पहनाई।
रवि और सौम्या ने अखिलेश जी और सुनैना जी तथा सौम्या के मम्मी पापा का आशीर्वाद लिया। पल्लवी किनारे खड़ी होकर मुंह बना रही थी, क्योंकि उसे पता था अब उसके जहर घोलने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि उसके माता पिता बहुत ही समझदार हैं। सारे पड़ोसी और रिश्तेदार भी चुप थे, क्योंकि अखिलेश जी ने सबको उनकी बातों का सही जवाब दे दिया था, जो कि कहीं से भी गलत नहीं थी। अखिलेश जी कुछ भी गलत नहीं बोल रहे थे। सौम्या को देखकर लग रहा था कि वह भी रवि की तरह काफी समझदार लड़की है और परिवार को संभाल कर चलेगी। खैर, सगाई के बाद अखिलेश जी ने एक बात और बोल दी कि रवि के ऊपर तो बिना शादी हुए इतने इल्जाम पहले ही लग चुके हैं। तो एक बात मैं आप लोगों से बोलना चाहता हूँ, कल को सौम्या इस घर की बहू बनकर आएगी तो सौम्या पर इस तरह का कोई इल्जाम मत लगाइएगा कि बहू के आने के बाद सास ससुर का यह हाल हो गया, क्योंकि मुझे मेरे बेटे बहू हर हाल में स्वीकार हैं और बहू पर हर तरह से भरोसा है कि वह लोग हर कदम पर हमारे साथ खड़े मिलेंगे। और अखिलेश जी ने हाथ जोड़ा और सौम्या के मम्मी पापा को खाना खाने के लिए लेकर जाने लगे।